पिछले कक्षा में हम आपको मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की परिभाषा पर चर्चा किया था। मनोविज्ञान को हमने बताया था कि मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, मतलब साइकोलॉजी, साइको प्लस लॉजी। साइको से तात्पर्य है आशय, लॉजी मतलब है ज्ञान, मतलब जानकारी। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान आशय का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जो भी आप कह सकते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द जो है यह जो है कि एक प्रकार से मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी दो शब्दों से बना है, साइको प्लस लॉजी। साइको से मतलब है आशय, लॉजी से मतलब है ज्ञान। मनोविज्ञान मन रूपी विषय का, मन रूपी अध्ययन का, दिमाग रूपी अध्ययन, ज्ञान का मतलब अध्ययन करने वाला विषय है। अब मनोविज्ञान की परिभाषा को हमने पिछले कक्षा में देखा था कि मनोविज्ञान परिभाषा को विभिन्न शास्त्रियों ने अपने को विभिन्न क्या कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषा दिया। जैसे आपने इसको पहले मैं बताया था कि लोगस का साइकोलॉजी का जो परिभाषा था, प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को मतलब सोल का विज्ञान किया। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा गया, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंतर चेतना, अभिव्यक्ति, रुचि, अभिरुचि, चयनात्मक क्रिया, प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति आदि आदि सभी चीजों को आत्मा सोल के विज्ञान के रूप में देखा गया। दूसरी परिभाषा में देखा कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। और तीसरी परिभाषा हमने देखा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन के विज्ञान से तात्पर्य है कि मतलब यह है, इसके लिए हम विलियम जेम्स को मुख्य रूप से इसका लिए हम मतलब इस विचारधारा से विलियम जेम्स आदि आदि सभी जिसके अंतर्गत अनुभूत, फीलिंग, एक्टिविटीज, व्यक्ति के मोटिवेशन, मोटिव, डिप्रेशन आदि आदि सभी चीजें जो है कि मन रूपी विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड मतलब दिमाग रूपी, मस्तिष्क रूपी विज्ञान के रूप में माना जाए। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंतःक्रिया, व्यक्ति के दिमाग की अंतःक्रियाओं को मतलब हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तीसरा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जान दीजिए। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना से तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो मतलब बाह्य एवं आंतरिक मानव व्यवहार की जो क्रियाएं हैं, चेतन क्रियाएं हैं, वे सभी जो है मनोविज्ञान को कॉन्शियसनेस चेतना से तात्पर्य है व्यक्ति के अंतः सोच, अंतःकरण, अंतः विचार, अंतः भावनाओं का विज्ञान है मनोविज्ञान। और इसके बाद हम चौथी परिभाषा देखते हैं कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? मनोविज्ञान का अध्ययन हम मानव व्यवहार के रूप में करते हैं। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन बिहेवियर, मानव चरित्र, मानव विचार, मानव व्यवहार, ये सब इसका अध्ययन जो है कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। इससे व्यक्ति के एक्टिविटीज, गतिविधियां, व्यक्ति के अंतर सोच, अंतर क्रियाएं, आज सभी चीजों का अध्ययन हम मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान, साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अंत में हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो मुख्य रूप से जो बातें आई हैं यह है कि वुडवर्थ ने अपने मतलब वक्तव्य में मनोविज्ञान को 1949 में प्रभावित किया। इसमें लिखा है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। पहली परिभाषा मनोविज्ञान की आत्मा का थी। दूसरा उन्होंने कहा कि इसके पश्चात मनोविज्ञान ने मन का परित्याग किया, पुनः उसने चेतना का परित्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का परित्याग किया, मतलब पहले आत्मा का, मनोविज्ञान को आत्मा विज्ञान कहते थे। इस तत्पश्चात मनोविज्ञान ने मन को त्याग किया। उसके बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाने लगा। फिर इसके बाद मनोविज्ञान कॉन्शियसनेस चेतना का विज्ञान हो गया। चेतना के विज्ञान को भी मनोविज्ञान ने अस्वीकार कर दिया। अब वर्तमान में क्या हो गया? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो गया। इस तरह से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब इसके साथ साथ हम मनोविज्ञान के क्षेत्र को देखते हैं।
मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनालिसिस, मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है अब मुख्य रूप से हम देखते हैं सामान्य इसके दो क्षेत्र हैं, सामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोभौतिक विज्ञान। कई क्षेत्रों में मनोविज्ञान के क्षेत्र को हम मुख्य रूप से तो दो भागों में बांटते हैं, आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र और दूसरा हम देखते हैं मनोविज्ञान का जो आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र है और दूसरा हम देखते हैं कि व्यवहारिक क्षेत्र। दो क्षेत्र, मनोविज्ञान को दो क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन करते हैं। आधारभूत वैज्ञानिक, आधारभूत जो है कि फंडामेंटल साइंटिफिक स्कोप जो है, आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र, मनोविज्ञान के दो क्षेत्र हैं, एक आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र है, दूसरा व्यवहारिक क्षेत्र है। अब वैज्ञानिक क्षेत्र को हम अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान को हम वैज्ञानिक क्षेत्र के अध्ययन में पहला देखते हैं कि ये सामान्य मनोविज्ञान है, ये जनरल साइकोलॉजी है। जनरल साइकोलॉजी से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंतर्गत बच्चे का विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास आदि सभी चीज़ों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जनरल साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, लर्निंग, विषय वस्तु के बारे में जो एक बल देना आदि सभी जो है मनोविज्ञान का ये सामान्य मनोविज्ञान क्षेत्र आता है। दूसरा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं हेल्मलाज, वुल्ड, फेकनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने, इंगर महोदय ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विषय सामग्री माना, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि मनोविज्ञान विधि में उन नियमों, तार्किक व्यवहारों, कार्यों का विश्लेषण एवं किसी भी विश्लेषण तथा खोज, जिसका मुख्य उद्देश्य है व्यवहारिक संबंध में नियमों का प्रतिपादन करना तथा उसके संबंध में उत्पन्न हुई समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवहारिक पद्धति में अध्ययन करना है। तीसरा जो हमने देखा मनोभौतिक विज्ञान। मनोभौतिक विज्ञान से तात्पर्य है कि ऐसा अध्ययन जिसके अंतर्गत व्यक्ति के संवेदना संबंधित भावनात्मक अभिव्यक्ति की अध्ययन पद्धति है। संवेदना के द्वारा व्यक्ति का भावनात्मक अध्ययन पद्धति मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसके बाद हम देखते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। तुलनात्मक मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि हम मनोविज्ञान विषय को अन्य विषयों के परिप्रेक्ष्य में कंपैरिजन करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। साइकोलॉजी का लॉ से, साइकोलॉजी का साइंस से, साइकोलॉजी का जो है कि मेंटल साइंस से, जो भी चीज़ें जो भी विज्ञान है, जो भी विषय है, उसका मनोविज्ञान का हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तुलना करके उसके अध्ययन में नई नई तकनीकियों का, नई नई व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अगला है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक परिस्थितियां, कारण, समाज में प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व, जनमत, अभिमत आज सामूहिक समझदारी मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की जो ग्रुप का, जो सामूहिक ग्रुप का अध्ययन किया जाता है। जैसे शैक्षणिक संस्थान है, विद्यालय है, बच्चे हैं, बच्चों का एक सामूहिक ग्रुप है, सामूहिक ग्रुप का अध्ययन। दूसरे क्लास के बच्चों का उस सामूहिक ग्रुप का अध्ययन। कक्षा जूनियर सेक्शन का बच्चा है, हाई स्कूल लेवल का बच्चा है, इंटर लेवल का बच्चा है, स्नातक स्तर का छात्र है, इन सभी छात्रों के सामूहिक विचारों को, सामूहिक ग्रुपों का अध्ययन जो है सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा हम करते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि अब ये बताता है, विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चा जन्म से शुरू होता है, प्रारंभ तक उसके विकास, उसके बौद्धिक विकास, उसके तार्किक क्षमता का अध्ययन हम विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ये उपबंध किया गया है कि गर्भधारण के समय से
बच्चा 282 दिन तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है। तत्पश्चात बच्चा जो है कि जो ही बाहर आता है वो सामाजिक संवेदना, सामाजिक भावों को मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके विचारों को अध्ययन किया जाता है। दैहिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आयाम, विभिन्न तरीके के लर्निंग, सीखना, स्मृति, चिंतन, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और मोटिवेशन आदि सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा से तात्पर्य है मनुष्य की, जिसमें प्रेरणा में है कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियों का अध्ययन यौगिक तथा मनोप्रायोगिक के अंतर्गत किया जाता है। मानव में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके पीछे प्रेरक शक्तियां कार्य करती हैं। इन्हीं प्रेरक शक्तियों को हम प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा को हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इच्छा, आवश्यकता, रुचि, अभिरुचि, चयनात्मक प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, अभिलाषा आदि तमाम नामों से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है जिसके अंतर्गत औद्योगिक मनोविज्ञान है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान है, चिकित्सकीय मनोविज्ञान है। अब हम देखते हैं कि शैक्षणिक मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि शिक्षा का जो स्तर है, बच्चे के विकास में जो शैक्षणिक लेवल है, उस स्तर का सामूहिक समझदारी, सामूहिक अधिगम, लर्निंग का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यवहारिक क्षेत्रों में किया जाता है। शैक्षणिक हो गया। इसके बाद है औद्योगिक मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि औद्योगिक परिवेश में मानव कारकों के महत्व, उत्पादन बढ़ाने में व्यवहारिक पक्ष तथा कार्य के घंटे एवं सामाजिक कार्य घंटे एवं व्यक्ति के आंतरिक संतुलन के अध्ययन से औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कैसे किया जाएगा। जैसे श्रमिक है, श्रमिक का विकास कैसे किया जाएगा, श्रमिक कैसे अधिक से अधिक विकसित करें, जब वह संतुलित होगा और संयमित होगा तभी कुछ कर सकता है। अन्यथा वह अपने आप को अगर संयमित संतुलित नहीं है तो औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है। अगला है अभियांत्रिकी मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी से तात्पर्य है अभियांत्रिकी मनोविज्ञान को का प्रभाव जैसे तकनीकी क्षेत्रों में खोजना, किसी भी कार्य क्षेत्र में क्षमता का निष्पादन आदि सभी चीजों को अभियांत्रिकी क्षेत्रों में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चिकित्सकीय या निर्देशात्मक मनोविज्ञान, क्लिनिक या गाइडेंस साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक रोगी, तनाव, पारिवारिक संतुलन, बाल अपराधी, मानसिक दुर्बलता आदि समस्याओं का अध्ययन हम चिकित्सकीय एवं निर्देशन मनोविज्ञान के द्वारा करते हैं। इस क्षेत्र में हम मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में व्यक्ति के मानसिक बुद्धि लब्धि, मानसिक विकास, मानसिक संतुलन बिगड़ने का कारण, क्यों व्यक्ति जो है कि मानसिक संतुलन अपना खोता है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके व्यवहार, एक्टिविटीज, गतिविधियां आदि सभी चीजों का हम चिकित्सकीय मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत छात्राओं के शैक्षणिक एवं अन्य समस्याओं को हल, महत्वपूर्ण सुझाव, पाश्चात्य देशों के विषयों पर काफी व्यापक प्रचार प्रसार इस क्षेत्रों में हमें मिलता है। इस प्रकार से हम मनोविज्ञान के क्षेत्र को, दोनों क्षेत्रों को दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जिससे मनोविज्ञान का क्षेत्र मानव या सामाजिक विकास, व्यवहार में मानव व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की कहाँ कहाँ उपयोगिता है, मनोविज्ञान की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है, मनोविज्ञान का महत्व कहाँ कहाँ पर है, इन
इन सारी चीज़ों का हम देखते हैं मनोविज्ञान की उपयोगिता में। पहला हम देखते हैं मनोविज्ञान का सैद्धांतिक लाभ। सैद्धांतिक लाभ में क्या है? यूटिलिटी। मनोविज्ञान की यूटिलिटी क्या है? मनोविज्ञान की यूटिलिटी है आत्ममूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। व्यक्ति को मनोविज्ञान के द्वारा आत्ममूल्यांकन करना होता है, अपने कार्य का, अपने कार्य के प्रति समर्पण का और अपने कार्य का किसी अन्य के प्रति जो है कि मतलब व्यवहार का समर्पण करता है। व्यक्ति क्या करता है? अपने कार्यों से दूसरे को प्रभावित करता है, वह उसका पड़ोसी होता है। पड़ोसी तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो आपके कार्यों से प्रभावित हो, कहीं न कहीं प्रभावित हो। हम आपके कार्य से प्रभावित हो रहे हैं, आप मेरे कार्य से प्रभावित हो रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा जो है कि पड़ोसी कंसेप्ट है। ये हमारे जो है कि आत्ममूल्यांकन कंसेप्ट है। व्यक्ति अपने मतलब कार्यों से किसी अन्य के कार्यों का मूल्यांकन करता है। दूसरा है दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करता है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का, दूसरे व्यक्ति के एक्टिविटीज का, दूसरे व्यक्ति को कार्य से पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के अंतः चेतना कॉन्सोनेंस के द्वारा करता है। अगला है समायोजन में सहायक। समायोजन से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है कि एडजस्टमेंट करता है, सामाजिक संतुलन में एडजस्टमेंट करता है। समाज में जीना है तो व्यक्ति को एडजस्टमेंट होना, एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्टमेंट मतलब है कि आपसी तालमेल, आपसी समायोजन, आपसी संतुलन को बनाए रखना में मनोविज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मनोविज्ञान से व्यक्ति के एक्टिविटीज, गतिविधियों के द्वारा समझ करके अपने आप को समायोजित करने की जो प्रवृत्ति है, ये हमें मनोविज्ञान सिखाता है। अगला है व्यवहारिक लाभ। व्यवहारिक लाभ में है कि असामान्य व्यवहार पर उपचार। व्यक्ति का जब कभी असामान्य व्यवहार होता है, सामान्य से तात्पर्य है कि जो नॉर्मल तरीके से, असामान्य से तात्पर्य है भूत प्रेत आदि जो है कि पर जो जिसे प्राचीन काल से हम मान्यता लेते आए हैं, उस पर जो है कि असामान्य जो व्यवहार होता है उस पर उपचार हम, जैसे कि दिमागी रूप से खराब, भूत प्रेत आदि आदि जो चीज़ें हैं, इस पर हम उपचार करते हैं डॉक्टर के माध्यम से या मानसिक चिकित्सीय अस्पताल के माध्यम से। प्राचीन समय में जो भूत प्रेत आत्माएं, प्रेतात्माएं जो कही जाती थी, वो सब मनोविज्ञान ने नकार दिया है। मनोविज्ञान भूत प्रेत आत्मा और प्रेतात्मा को नहीं मानता है। अगला है शैक्षणिक लाभ। मनोविज्ञान से हमें शैक्षणिक लाभ में हर क्षेत्रों में, प्राचीन पद्धति से लेकर आज तक हर क्षेत्रों में मनोविज्ञान से हमें शैक्षणिक लाभ मिलता है। व्यवहारिक लाभ, व्यवसायिक लाभ भी मनोविज्ञान के द्वारा हमको मिलता है। आपराधिक नियंत्रण, अपराध में नियंत्रण होता है। मनोविज्ञान के द्वारा हम अपराध में नियंत्रण पाते हैं। अपराधी को पता लगाना, आपराधिक परिस्थितियों को देखना, अपराध में नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना, मनोविज्ञान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व्यवस्था मनोविज्ञान के द्वारा हम तनाव को कम करते हैं। धन्यवाद। अगले दिन आपको फिर बताया जाएगा।